नीम तारीख कमरे में आसाब शिकन खामोशी छाई थी। दो लोग एक दूसरे के सामने दो जानू होकर बैठे हुए थे, फिर भी ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। अजीब सा तनाव था जो दरो दीवार को अपनी लपेट में लिए हुए था। इस घर से निकलने के बाद तुम्हें जो पहला शख्स नज़र आएगा, तुम्हें अपनी बेटी की शादी उससे करनी होगी। अल्फाज थे या तेज़ धार नश्तर जो मदे मुकाबिल के कानों में चबोए गए थे। वो शख्स आंखों में शदीद हैरत और सदमा लिए फटी फटी आंखों से सामने वालों को देखे गया। ये आप क्या कह रहे हैं पीर साहब? मेरी बेटी। उनके मुंह से बेरब्त अल्फाज निकले। धचका इस कदर शदीद था कि ज़ुबान गुम सी हो गई थी। हाँ उस्मान, मैंने तुम्हारी सारी फैमिली का जायचा बनाया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम जिन मुश्किलात का शिकार हो उनमें ये शादी नागुज़ीर है। 3 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी हो जानी चाहिए। पीर साहब के अल्फाज उनके हवास सल्ब कर गए थे। सर उठाया तो आंखों में आंसुओं की हल्की सी नमी थी। मेरे इल्म ने मुझे यही बताया है कि तुम्हारी बेटी बदबख्त है, स्याह नसीब। उसकी वजह से घर पे बदनसीबी के साए छाए हुए हैं। सितारों की हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारा कारोबार तबाह हो चुका है। बैंकों से कर्जे ले लेकर तुम अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें भर रहे हो। आधी से ज़्यादा जायदाद औने पौने बेच चुके हो और अगर यही हाल रहा तो जल्द ही तुम हर चीज़ बेचकर कंगाल होकर सड़क पर आ जाओगे। उन्होंने उस्मान को देखा जिसके कंधे शिकस्त खुर्दा अंदाज में ढलके हुए थे। अपने और अपने ख़ानदान को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए तुम्हें ये कड़वा कदम उठाना ही होगा। इसके अलावा भी कुछ काम हैं जो तुम्हें करने हैं। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द सेठ उस्मान दाऊद अपने डूबते कारोबार और गिरती साख को वापस मुस्तहकम कर लोगे। वो बोले तो उस्मान की आंखों में अजियत सिमट आई। ये तो ऐसे ही था जैसे उन्हें रातों रात अपनी बेटी को बेघर करने का कहा गया हो। एक मामूली रकम सदका करो और शहर के तकरीबन 21 बेवा औरतों की मदद करो, तुम्हारे दिन ज़रूर फिरेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी 3 महीने के अंदर अंदर करनी है, वो भी उस शख्स से जिस पर उस घर से निकलने के बाद तुम्हारी नज़र सबसे पहले पड़े। बेटी को ब्याहने के बाद अगर उस पाक ज़ात ने चाहा तो किस्मत तुम पर मेहरबान होगी। उस्मान की हाथों की मुट्ठियाँ भिंच गईं। ये गुफ्तगू उन्हें बेहद तकलीफ़ दे रही थी। उन्हें पैसे सदका करने में कोई हिचकिचाहट ना थी, ना ही बेवा औरतों की इमदाद करने पर कोई एतराज़ था। मगर शीना की शादी, वो भी इतनी अचानक और बिल्कुल अनजान शख्स से, उनकी आंखों के गोशे भीगने लगे। शीना की शादी करा देने से क्या होगा? किस्मत कैसे मेहरबान होगी? क्या शीना खुदा ना खास्ता मनहूस थी कि उसके घर से निकलने के बाद सब बेहतर हो जाएगा, कारोबार तरक्की करेगा और सब मसले ख़त्म हो जाएंगे? उन्होंने कुर्ब से सोचा। तुम्हें बाहर जो पहला शख्स नज़र आएगा, तुम्हें अपनी बेटी की शादी उसी से करनी है और वो भी 3 महीने के अंदर। बाहर जाते हुए उनके कानों में पीर साहब की बात सरसरा रही थी। पाँव मन मन भर के हो रहे थे। मालूम नहीं बाहर उनका सामना किससे होने वाला था। क्या शीना वाकई सियाह नसीब लेकर पैदा हुई थी? सुर्ख रूसी जोड़े में मलबूस दुल्हन को कई ख़वातीन उस आरास्ता और खूबसूरत कमरे में लेकर आईं और फूलों से लदी सेज पर बिठा दिया था। फिर सब एक एक करके कमरे से निकलने लगी। आखिर में उसकी ममा और बहनों जैसी दोस्त आफिया ही बच गए थे। ममा उसे चंद लम्हे देखती रहीं। उनकी आंखों में अनजान सी अजियत थी और आंखों के गोशों में आंसू मोती बनकर चमक रहे थे। फिर उसे गले से लगाकर वो कमरे से निकल गईं। दुल्हन के अंदाज में अजीब सा गुरेज था। वो माँ से गर्म जोशी से नहीं मिली थी, मगर आंसुओं से आंखों में लगा काजल फैलने लगा था। आफिया, उसकी जान से अजीज सहेली, उससे लिपट गई। तुम क्या करोगी अब? दुल्हन ने उससे आहिस्तगी से पूछा था तो आफिया के होंठों पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट फैली। घर जाऊंगी और क्या, रुक तो नहीं सकती यहाँ। उसे अपने साथ लगाकर उसने उसे भींचा। अब मैं चलती हूँ मेरी चंदा, खुदा तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करेगा। जितनी तुम प्यारी हो ना, उससे ज़्यादा तुम्हें नवाजेगा वो। जो हुआ वो भूल जाओ और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। उसके दिल से निकले अल्फाज पर दुल्हन के लबों पर तल्ख सी मलाल भरी मुस्कुराहट फैली।
आफिया का दिल कटने लगा था, मगर वो उसके चेहरे को प्यार से छू कर बाहर निकल आई और दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो कमरे में तन्हा रह गई थी। ये बड़ा सा कमरा था जिसे बहुत मेहनत से सजाया गया था। गुलाब और मोतिये के फूलों को लड़ियों में पिरोया गया था जो कमरे में, और उसकी वसी और अरीज मसहरी के अतराफ में आवेज़ां थी। उनकी महक कमरे को मुअत्तर कर रही थी। उसका दम घुटने लगा, आंखों में तैश और बेबसी एक साथ थे। कमरे की सजी सजाई दीवारें उसे जिंदान की सलाखें लगने लगी थी जिसके अंदर उसे कैद कर दिया गया था। नर्म मखमली बिस्तर उसे बेआराम करने लगा। बिस्तर पे बिछी गुलाब की पत्तियां अंगारे बनकर उसके वजूद को झुलसाने लगी। उसके हाथों में कई तरह के फूलों के गजरे पहनाए गए थे, मोती और गुलाब के। वो उन्हें एक एक करके नोचने लगी। शादी का सुर्ख जोड़ा उसके वजूद को चुभने लगा था। उसका दिल जल्द से जल्द इससे निजात हासिल करने को किया। बिस्तर से उठ आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने अक्स को इस्तेहज़ाइया अंदाज में शीशे में देखा। फिर भारी भरकम जेवर नोच नोच कर टेबल पर ढेर करने लगी। अंदाज में गुस्सा और झुंझुलाहट थी। आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। फिर वार्डरोब की तरफ गई। कई जोड़े हैंगर में लटके थे। लाइट ब्लू कलर की एक सादा सी कुर्ती और सफ़ेद शलवार सूट उठाकर वो वॉशरूम में घुस गई। कपड़े बदल कर उसने वॉश बेसन के सामने खड़े होकर अपने अक्स को देखा था। यकलख्त उसकी आंखें भर आने लगी। ज़ब्त का पैमाना छलकने लगा। वो घुटी हुई आवाज़ में बेतहाशा रोने लगी। दिल इतना बोझल हुआ कि उसकी हिचकियाँ बन गईं। दिल में जो गुबार था इतने दिनों से, वो आंसू बनकर बहने लगा। फिर पानी की टैप खोली और रगड़ रगड़ कर मेकअप साफ करने लगी। उसकी हिचकियाँ रुकने में नहीं आ रही थीं। बस करो यार, अब मुझसे और नहीं होता, प्लीज़। आफिया ने उछलकर एक शॉट मारी। फिर बेबसी से शीना को देखा। वो दुहाइयाँ दे रही थी मगर शीना उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। कॉलेज के ग्राउंड में बहुत सी लड़कियों की टोलियाँ मौजूद थीं और कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रही थी सब। एक तरफ कुछ लड़कियां फुटबॉल खेल रही थीं, कुछ क्रिकेट के बल्ले थामे क्रिकेट खेलने की तैयारी में थीं। एक तरफ रनिंग और जंपिंग का हिस्सा था और दूसरी तरफ लड़कियां सिर्फ देखने के लिए वहां आन मौजूद हुई थी। शीना उसे भी खींच लाई थी और अब दोनों नेट लगाए रैकेट थामे पिछले 1 घंटे से बैडमिंटन खेलने में मसरूफ थी। शीना, स्टॉप इट, मैं बहुत थक गई हूँ, थकन के मारे यहीं गिर जाऊंगी। वो फिर से चीखी थी। शीना ने उसे बुरी तरह घूरा। नहीं मरोगी तुम, अभी कुछ और खेलते हैं। इस बार बैडमिंटन डबल्स का टाइटल हम दोनों ने ही जीतना है, जैसे हम स्कूल में जीतती थी, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। शीना ने झल्ला कर गुस्से से अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा तो आफिया का मुंह बन गया। वो शीना की तबीयत को जानती थी। ना वो थकती थी और ना हार मानती थी। जिस काम को करने का ठान लेती, दिन रात मेहनत करके उसे पूरा करती थी। हिम्मत हारने के अल्फाज से शायद वो वाकिफ ही ना थी। तुम थकती नहीं हो शीना? वो बुरी तरह जल कर बोली। अपना नहीं तो मेरा ये कुछ ख्याल करो, कितनी थक गई हूँ मैं। थकावट से मेरी जान निकली जा रही है, प्लीज़ ब्रेक ले लेते हैं। आफिया ने बेहद झुंझलाए हुए अंदाज में एक मर्तबा फिर से इल्तजा की। शीना ने लंबी सांस ली, फिर होंठ भींच लिए जैसे आफिया के थकने पर उसे मलामत कर रही हो। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक, इसके बाद फिर से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। वो हतमी अंदाज में बोली तो आफिया ने रहम तलब नज़रों से उसे देखा। तुम खुद तो किसी मशीन से कम हो नहीं, मुझे भी मशीन ही समझ लिया है तुमने। वो उस वक्त को कोस रही थी जब शीना ने जोशो खरोश से उसे आकर बैडमिंटन में हिस्सा लेने का कहा था और आफिया ने हामी भी भर ली थी। कौन कहता है मैं थकती नहीं? शीना तंग कर बोली। दोनों ग्राउंड के किनारे पे लगे दरख्तों की तरफ जा रही थी। लेकिन मैं जीतना चाहती हूँ और जीतने के लिए मेहनत ज़रूरी है। हारना बहुत बेइज्जती की बात है जिसे कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो आफिया को तमस्कराना अंदाज में देखते बोली, जो रैकेट एक तरफ रख कर दरख्त के साए में नरम घास पर बैठ चुकी थी। हाँ, लेकिन मैं थक जाती हूँ ना, मेरा ख्याल कर लिया करो बेहिस लड़की। आफिया घास पर जाकर थके अंदाज में लेट गई थी। वो करीब आन बैठी। मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता आफी, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता आफी, और तुम दिन ब दिन सुस्त होती जा रही हो। इतनी जल्दी थक गई, हद होती है। अगर मैच के दौरान इतनी जल्दी थक गई तो अपने साथ साथ मुझे भी हरवाओगी। वो आफिया पर बरसी तो उसने तिरछी नज़रों से शीना को घूरा। कॉलेज का लाइट ब्लू और सफ़ेद लिबास पहने, स्कार्फ को कमर से बांधे वो आलती पालती मारे पास ही बैठी थी। इतनी देर खेलने से उसका चेहरा भी सुर्ख हो रहा था।
गाल तमतमा उठे थे, पसीने से बाल सुराहीदार गर्दन पे चिपके हुए थे, मगर मजाल जो उसने थकने का नाम भी लिया हो। आफिया ने होंठ भींच लिए। वट एवर शीना, मैं इतनी जल्दी नहीं थकती, वो तो आज गर्मी ज़्यादा थी तो इसलिए थक गई, बेपरवाह अंदाज में उसने कहा। तो शीना ने दांत पीसे थे। ठीक है, कल हम क्लास बंक करके 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। 2 घंटे? आफिया का दिल होलने लगा था। 2 लड़के जिनकी उम्रें 25 साल के आसपास थी, एक 2 मंजिला घर की छत पर मुंडेर के ऊपर कोहनियाँ टिकाए खड़े ढलते सूरज को देख रहे थे। ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम? एक ने खश्मी नजरों से दूसरे बुलंद कामत खूबरू से लड़के को देखा था, मगर वो बेपरवाही से खड़ा रहा। इसे मोहब्बत का खेल कहते हैं प्यारे, और मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, शादी कर रहा हूँ, बाकायदा निकाह, पक्के कागजों पे। उसने दीवार पर पड़े चंद कंकड़ नीचे उछाले। मगर ये कौन सा तरीका है? तुम सीधा रिश्ता भी तो भेज सकते थे। उसे एतराज़ हुआ तो टोका, मगर सामने वाले के माथे पर बल पड़ गए। तुम इन बातों में ना पड़ो रफ़ी, कौन रिश्ता भेजता मेरे लिए? हाँ, मेरे माँ बाप। वो तल्खी से मुस्कुराया तो उसकी आंखों से अजियत छलकी। वो बहुत पीछे रह गए हैं, माजी की एक याद बनकर, एक तल्ख याद बनकर। माजी की एक तल्ख याद बन गए हैं वो। मैंने उनसे हर रिश्ता मुनक़ते कर दिया है। क्या तुम अपनी माँ को मेरा रिश्ता मांगने भेज सकते हो? बिल्कुल नहीं, रफ़ी ने साफ इनकार किया था। क्यों? तुम्हारी माँ भी तो मेरी माँ जैसी है। वो ले जाए मेरा रिश्ता, मुझे अपना बेटा जाहिर कर दें। हसीब सरापा सवाल बन गया तो रफ़ी ने बेबसी से उसे देखा था। तुम पागल हो गए हो? ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी माँ ही लेकर जाएंगी। मेरी माँ कोई एक्ट्रेस नहीं है, भांडा फोड़ देंगी वो तिल मिला कर बोला था, जैसे हसीब को उसके इरादे पर शर्मिंदा करना चाहा हो, लेकिन वो शायद पक्का इरादा किए बैठा था। ठीक है, फिर मेरे मामलात से तुम दूर ही रहो तो बेहतर है। ये लड़की बहुत प्यारी है, शादी के काबिल, यू नो, वाइफ मटीरियल। इसलिए बहुत मज़े का प्लान बनाया है मैंने, तुम देखते जाओ। उसका बाप खुद उसकी शादी मुझसे कराएगा, बस थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और फिर वो मेरी। उसने रफ़ी का कंधा थपथपाया, फिर मुस्कुराया जैसे शादी के ख्याल से महजूज हो रहा हो। रफ़ी ने होंठ भींच लिए। वो वाज़े तौर पर उसकी बात से मुतमईन और खुश नहीं था। बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी जिसमें उनका ड्राइवर मौजूद था। सबसे पहले उस पर नज़र पड़ने का मतलब था कि उन्हें शीना की शादी उससे करनी पड़ेगी। ड्राइवर नज़ीर की हाल ही में शादी हुई थी। शायद शीना की किस्मत में किसी की दूसरी बीवी बनना लिखा हुआ था। शीना की सूरत उनकी आंखों के सामने घूमी। उनका दिल तकलीफ से बोझल हो गया। दरवाजे के करीब जाकर वो बेबसी से रुक गए। उनमें हिम्मत ही नहीं थी बाहर जाने की। अगर बाहर जाने के बाद पहली नज़र उसी पर पड़ी तो क्या होगा? क्या मुझे अपने ख़ानदान की खुशहाली की खातिर शीना उसे सौंपनी पड़ेगी? अगर बाहर जाने के बाद पहली नज़र उसी पर पड़ी तो क्या मुझे अपने ख़ानदान की खुशहाली की खातिर शीना उसे सौंपनी पड़ेगी? ये सवाल था या जहरीला सांप था जो उन्हें डंक मार गया और वो बिलबिला उठे। बाहर निकलते उनकी निगाहें बेख्तियार गाड़ी की सीट की तरफ उठी थी। सीट खाली पड़ी हुई थी। पता नहीं ड्राइवर गाड़ी लॉक करके कहाँ चला गया था। वो गूमागूं कैफियत में खड़े थे। उसी लम्हे सामने वाले घर का बड़ा सा आईनी दरवाज़ा खुला और एक नौजवान बाहर निकला। उनकी निगाह बेख्तियार उसकी तरफ उठी। वो आंखें बंद कर गए। वो अच्छे कद काट का था, मगर उसका हुलिया बेइंतहा वाहियात था, जैसे सड़क छाप गुंडों का होता है। महंगी सी शर्ट और ऊपर के कई बटन खुले हुए, गले में मौजूद गोल्डन कलर की कई चेन्स थी। एक बाप की हैसियत से उनका दिल लहूलुहान हो रहा था। तो ये था शीना का होने वाला शोहर, उनका दामाद। बेयकीनी और दुख आंखों में लहराया था। शीना कैसे रहेगी इसके साथ? इस सवाल ने उनको कचोका लगाया था और वो बेबसी से आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने लगे। वो अब गली में एक सिमत जाने लगा था। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो अभी छोटी है, बड़े ख्वाब हैं उसके, पढ़ना है उसे अभी, और मैं उसकी शादी करा दूँ तो तुफ है मुझ पर। उन्होंने बेबसी के आलम में खुद को बुरी तरह कोसा। वो आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ जा रहा था, जैसे उसे किसी चीज़ की परवाह ना हो और ना ही कहीं जाने की जल्दी हो। उस्मान उसे देखे गए और उनका दिल डूबने लगा। पीर साहब के अल्फाज कानों में गूंजे,
اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں عثمان، تم سڑک پر آ جاؤ گے، کاروبار تباہ ہو چکا ہے، ستاروں کی ہر چال الٹی پڑ رہی ہے، تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی تو ہی قسمت مہربان ہوگی تم پر۔ وہ تڑپ اٹھے۔ یہ صرف شینا کی زندگی کا معاملہ نہیں تھا، ان کا خاندان داؤ پر لگا ہوا تھا۔ پیر صاحب کی بات ٹالنا آسان نہ تھا۔ وہ صرف شینا کے باپ ہی نہ تھے، ان کی بیوی تھی، 2 بیٹے تھے، ان کے بھی خواب تھے۔ بے گھر ہو کر وہ کیسے زندگی گزارتے؟ سنو بیٹا، خشک ہوتے گلے سے انہوں نے اسے آواز دی تھی۔ عجیب بے بسی اور تکلیف کی کنڈیشن تھی۔ وہ آواز سن کر رکا، پھر مڑ کر ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ عثمان کے ہونٹ بھنج گئے۔ بات شروع کرنے کے لیے انہیں الفاظ ڈھونڈنے پڑے تھے۔ کیا بات ہے؟ انہیں خاموشی سے اپنی طرف گھورتا دیکھ کر وہ عجیب بیزاری سے گویا ہوا۔ عثمان گاڑی کے قریب کھڑے تھے۔ اسے لگا شاید گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اسے دھکا لگانا پڑے گا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، جیسے عثمان کا روکنا اسے ناگوار گزرا ہو۔ نہیں، ایک ایڈریس معلوم کرنا تھا۔ تم یہاں رہتے ہو کیا؟ انہوں نے جس گھر سے وہ نکلا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو لڑکے نے نخوت سے ہونٹ سکیڑے۔ نہیں۔ وہ عثمان کو گھورنے لگا۔ عجیب بے ہنگم حلیے میں تھا۔ وہ کچھ ڈھنگ کا پہن لیتا تو شاید انسان لگتا۔ پھر کہاں رہتے ہو؟ عثمان نے دریافت کیا اور اس کے قریب چلے آئے۔ اگر وہ یہاں نہیں رہتا تھا تو اس کا گھر معلوم ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو کیا کرنا ہے میرا گھر جان کر؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے کہنا چاہ رہا ہو، بڑے میاں آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں میرے؟ کہیں تو رہتے ہوگے نا بیٹا، وہ لاچاری سے بولے۔ چھوڑ کے بھی نہ جا سکتے تھے، اس کا حدود اربا جاننا ضروری تھا۔ وہ دانستہ اس کے لباس سے نظریں چرا رہے تھے۔ سترنگی شرٹ اور بلو جینز پہنے، وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، عجیب بے پرواہ انداز میں سامنے انہیں گھور رہا تھا۔ شرٹ کے اوپری کئی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ انہیں شینا کی نفیس طبیعت کا پتہ تھا۔ اگر اسے ایسے آدمی کے حوالے کر دیا جاتا تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ انہوں نے دکھ سے سوچا، آپ کو میرا پتہ جاننے میں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے بزرگوں؟ اس نے سر جھٹک کر ترشی سے کہا۔ تو عثمان کھسیانے سے ہوئے، وہ جھنجھلانے لگا تھا۔ عثمان سے جلد از جلد پیچھا چھڑا کر جانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے روکنے پر مجبور تھے۔ مجھے بتا دو، شاید میں تمہاری مدد کروں۔ اگر تمہارا گھر نہیں ہے یہ اور تمہیں کرائے پر رہنے کے لیے گھر چاہیے تو میں فراہم کر سکتا ہوں۔ اس بار ان کا لہجہ ذرا نرم اور شائستہ تھا، ذہنی طور پر جیسے وہ اس بات کو تسلیم کر چکے تھے کہ انہیں پیر صاحب کی بات پر عمل کرنا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مکان کی، اور نہ ہی میں مستقل کسی جگہ پر رہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو لہجہ ہنوز اکھڑا ہوا سا تھا۔ اور آپ کا بہت شکریہ، میں کسی کا احسان نہیں لیتا۔ شکریہ اس نے ایسے انداز میں ادا کیا تھا جیسے ہتھوڑا مارا ہو۔ عثمان شرمندہ سے ہوئے، وہ جیسے اپنی بات پوری کر کے جانے کے لیے پر تولنے لگا تھا۔ رکو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہ بوکھلا کر اسے روکتے ہوئے بولے۔ وہ رکا اور چپتی تیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیسی مدد؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں، اب آپ کو خود کو مدد چاہیے؟ وہ بولا تو لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ عثمان شرمسار سے ہو کر چپ ہوئے۔ وہ اسے کیسے بتاتے کہ وہ اسے داماد بنانا چاہتے ہیں، اپنی اکلوتی بیٹی اسے سونپنا چاہتے ہیں؟ زبان گنگ سی ہوئی، پیشانی پر پسینہ ابھرا۔ مجھے ایک کرایہ دار درکار ہے، اصل بات چھپا کر انہوں نے لجاجت سے کہا تو اس کے چہرے پر غصے اور بیزاری کا رنگ ابھرا تھا۔ دیکھو، انکار مت کرو۔ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر انہوں نے تیزی سے کہا، تم میرے ساتھ جا کر گھر دیکھ آؤ، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ عثمان کا انداز التجائیہ تھا، مگر وہ تو جیسے ہتھے سے اکھڑنے لگا۔ جبڑے بھنچ گئے۔ میں نے کہا نا کہ مجھے نہیں ضرورت، میں ویسے بھی کہیں جانے والا ہوں، کہیں بہت دور۔ اس کا لہجہ تیز تھا، بولتے ہوئے آخر میں انداز عجیب سا ہو گیا تھا۔ میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو، میں مکان کرائے کے پیسوں کے لیے نہیں دے رہا، بات کچھ اور ہے۔ کچھ لوگ وہ مکان کرائے پر حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ گھر انہیں دوں، اس لیے تمہیں بول رہا ہوں۔ انہوں نے جیسے التجا کی تھی۔ اس نے ٹٹولتی نظروں سے عثمان کو دیکھا، جیسے ان کی بات کی سچائی کو جانچ رہا ہو۔ چہرے پر ہنوز شدید کوفت اور بیزاری تھی۔ میرے ساتھ چلو پلیز، وہ منت بھرے انداز میں بولے۔ ڈرائیور نذیر بھی آ چکا تھا اور خاموشی سے صاحب کو اس سے الجھتا دیکھ رہا تھا۔
साहब बड़ा आदमी था, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। एक ख़ास रौनक और तमकनत उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। लेकिन इस वक्त वो उस 20-25 साला लड़के से जिस अंदाज में बात कर रहे थे, वो नज़ीर के लिए बहुत हैरान कुन थी। वो चेहरे पर अजीब से तासुरात लिए उन्हें देख रहा था। उसकी खामोशी को रजामंदी समझकर उन्होंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। आओ बैठो। उसने लंबी सांस भरी, जबड़े आपस में भींच लिए चुभती नज़रों से उस्मान को देखा, फिर उन्हें दिल ही दिल में बुरा भला कहता गाड़ी में बैठ गया। अंदाज से ऐसा जाहिर हो रहा था कि ऐसी कीमती गाड़ियों में सफ़र करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। एक गरूर और इस्तगना था उसके अंदाज में। गाड़ी रवाना हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? उस्मान ने नरमी से पूछा था। हसीब, फाड़ खाने वाले अंदाज में जवाब देकर वो बाहर देखने लगा। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे शफाफ शीशे से पीछे को रेंगते मनाजिर देखते हुए यकलख्त उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। आंखों में अजीब सी चमक और होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। नोटों का जो बंडल उसने पीर साहब को दिया था वो काम कर गया था। हर चीज़ प्लान के मुताबिक जा रही थी। दुल्हनों का अरूसी जोड़ा बदल कर और मेकअप साफ करके वो चंद लम्हे अपने अक्स को आईने में देखती रही। उसका हुलिया बिगड़ गया था, आंखें खून रंग हो रही थी। अपनी शिकस्ता हालत देखकर वो तल्खी से मुस्कुराई और वापस कमरे में आकर टहलने लगी। वो बेड की तरफ नहीं गई थी जहाँ बिखरे फूल उसे बेआराम कर रहे थे। इन लोगों को क्या लगता है मुझे किसी के साथ भी नत्थी कर देंगे? मुझसे पूछेंगे ना मेरी राय को अहमियत देंगे? क्या मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ? वो तिल मिलाई हुई इसी कमरे में चक्कर काट रही थी। क्या शादी ऐसे होती है? घर आए, शाही हुक्मनामा जारी किया और बेटी को डोली में बिठाकर छोड़ आए। आने दो इन दुल्हा साहब को, इनके होश तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। जल कुलस कर खुद कलामियाँ करती वो दुखी बेहद दिल गरिफ्ता थी। पिछले कुछ दिन उसकी ज़िंदगी के भयानक तरीन दिन थे। उसका रोना, एहतजाज, भूख हड़ताल सब रायगा गया था। बाबा ने वही किया था जो उन्होंने ठान रखा था। सबसे ज़्यादा गिला उसे बाबा ही से तो था। हमेशा उससे प्यार करने वाले अचानक इतने पत्थर दिल कैसे हो गए थे? उसके आंसू भी बेमोल हो गए। आंसू फिर उमड़ आए। उसने मुट्ठियां भींचकर वॉल क्लॉक की तरफ देखा। 12 बज रहे थे। दूल्हे को अब तक आ जाना चाहिए था, ना ही आए तो अच्छा है। उसने गायबाना नापसंदीदगी और तनफ्फुर महसूस हो रहा था। उसे उससे गायबाना नापसंदीदगी और तनफ्फुर महसूस हो रहा था। गाड़ी एक छोटे से बंगले के करीब रुकी थी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो ड्राइवर गाड़ी अंदर बढ़ा ले गया। यहाँ क्यों लाए हैं आप मुझे? हसीब ने तुंद नज़रों से उस्मान को देखा जो शर्मिंदा से बैठे थे, यूं जैसे उसे लाकर कोई जुर्म किया हो। तुम बाहर तो आओ बेटा, घर तो देखो। उसकी तुर्श रोई को नज़रअंदाज करते वो मुफाहमाना अंदाज में बोले। हसीब गाड़ी से यूं बाहर आया जैसे उन पर एहसान कर रहा हो। इर्द गिर्द यूं लापरवाही से देख रहा था जैसे उसे घर कुछ खास पसंद ना आया हो। देखो बेटा, मैंने तुम्हें बता तो दिया है कि मुझ पर कुछ लोग इस घर को किराए पर हासिल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं उसे हरगिज़ किराए पर नहीं चढ़ाना चाहता। वो उसे अंदर ले जाते हुए लिजाजत से गोया हुए, तुम अगर यहाँ रह लो तो ये तुम्हारा एहसान होगा। उन्होंने कहा तो हसीब की आंखें नापसंदीदगी से फैल गईं। वो बोला तो जैसे अंगारे चबा रहा था। बड़े मियाँ, कहीं आप मुझे किसी केस में फंसा तो नहीं रहे? उन्हें शक भरी नज़रों से देखते हुए तीखे लहजे में वो बोला था। उस्मान के चेहरे पर हैरत और खिजालत फैल गई। क्या कह रहे हो बेटा? कैसे फंसाऊंगा मैं तुम्हें? वो हैरत से उसका मुंह तक रहे थे। आजकल बहुत तरीके होते हैं किसी को फंसाने के। कहीं आपने इस घर में ड्रग्स या असलहा वगैरह तो छुपा के नहीं रखा हुआ और मुझे किराएदार रख कर आप छापा मुझ पर पड़वाएं? वो तंजिया अंदाज में बोला। वो ड्राइंग रूम में थे। हसीब खिलंडरे अंदाज में जीन्स की जेबों में हाथ डाले हुए था। उस्मान उसी को टुकर टुकर देख रहे थे। ऐसा नहीं है बेटा, मैं शरीफ इज्जतदार आदमी हूँ। लाहौर के सभी बड़े बड़े लोग जानते हैं मुझे। तुम चाहो तो घर की तलाशी ले सकते हो, उस्मान ने बेचारगी से कहा। सबकी और तजलील का एहसास शदीद था। हसीब ज़ेरे लब मुस्कुराया, फिर लंबी सांस ली। उन्हें इतना जिज करना काफ़ी था। नहीं, तलाशी की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपकी ज़ुबान पर एतबार करना पड़ेगा। वो बेतनाई से गर्दन अकड़ा कर बोला। बस आप किराए के मामलात तय करें, घर ठीक ठाक है आपका।
کرائے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میں تمہیں لایا ہوں، تم یہاں جب تک چاہو رہ سکتے ہو۔ وہ گھر میں رہنے پر راضی تھا اور یہی بات عثمان کے لیے تقویت کا باعث تھی، جس سے انہیں اپنی بیٹی بیانی تھی۔ وہ اسے کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ لڑکا جیسے ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا۔ پیر صاحب کی ہر بات میں حکمت ہوتی تھی۔ شادی کے 3 مہینوں میں ان کے حالات پلٹنے والے تھے۔ وہ دور سے جتنا لاؤبالی اور بے ڈھنگے حلیے میں نظر آتا تھا، قریب سے ویسا نہیں تھا۔ اچھا خاصا خوش شکل نوجوان تھا۔ شینا کو اس سے بیاہ دینے کے فیصلے سے پیدا ہونے والی پشیمانی انہیں کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آخری کلاس ختم ہوئی تو شینا نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ ساری کلاس میں وہ اونگتی ہی رہی تھی۔ شکر ہے جان چھوٹی اس کلاس سے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور ساتھ بیٹھی عافیہ کو بیگ لے کر اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میڈم راحیلہ کی کلاس ہمیشہ ہی اتنی بورنگ ہوتی تھی۔ سب لڑکیاں سو جاتی تھیں۔ کچھ لڑکیوں نے تو ان کا نام میڈم سلیپنگ پلز رکھ لیا تھا۔ اٹھو آفی، گھر چلیں۔ آج راحیلہ میم نے بہت سلیپنگ پلز کھلا دی ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہیں ہی سو جاؤں میں۔ منہ بنا کر بیزاری سے عافیہ سے کہا اس نے۔ حد ہوتی ہے، اتنی بورنگ کلاس۔ جب میں اسکول میں تھی نا تو مائکرو بایولوجی میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا۔ یہاں آ کر مجھے نفرت ہونے لگی ہے، اور یہ سارا راحیلہ میم کی برکت سے ہے۔ عافیہ نے اسے گھورا۔ اتنی بھی بری نہیں ہے شینا، محنت سے پڑھاتی ہیں۔ اب کیا ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے ناچنا گانا شروع کر دیں وہ کلاس میں؟ تم بھی نا کبھی کبھی زیادتی کر جاتی ہو۔ وہ بیگ کی زپ بند کر کے اٹھتے ہوئے بولی۔ جواب میں شینا نے اس پر آنکھیں نکالی تھی۔ اب تم انہیں ڈیفینڈ نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ سمجھی؟ سب کو بورنگ لگتی ہیں وہ، صرف مجھے نہیں۔ وہ سر جھٹک کر کلاس سے باہر جانے لگی تو اس کا بیگ ایک لڑکی کے کندھے سے ٹکرایا تھا۔ عافیہ اس کے پیچھے تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ جس کو شینا کا بیگ لگا تھا وہ لڑکی اب اٹھ کر کینہ توز نظروں سے شینا کو گھور رہی تھی۔ دیکھ کے نہیں چل سکتی تم؟ یہاں وہاں سب کو بیگ مارتی پھر رہی ہو۔ غصے سے چیخ کر کہتی یہ لڑکی نیہا تھی، نیہا جمال، شہر کے ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی، بہت نک چڑھی اور مغرور۔ کلاس میں سب کو پتا تھا کہ نیہا اور شینا ایک دوسرے سے خار رکھتی ہیں۔ شاید ان کے خاندانوں کے بیچ بھی کوئی چپکلش چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ دونوں کلاس کی سب سے قابل لڑکیاں تھیں، اس لیے ایک دوسرے سے رقابت رکھتی تھیں۔ اب وہ ایک دوسرے کے دو بدو تھیں۔ نیہا کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ جب میں گزر رہی تھی یہاں سے تو تم ذرا ادھر کو نہیں ہو سکتی تھی؟ شینا اس پر ہی الٹ پڑی۔ ایسے میں بیگ تو لگنا ہی تھا نا تمہیں؟ کمال لاپرواہی سے کہتی، ہونٹوں پر ابھر آنے والی تمسخرانہ مسکراہٹ سے وہ نیہا کو اندر تک جلا گئی۔ ایک دم ہی کئی ساری لڑکیاں ان کے گرد جمع ہونے لگی۔ نیہا چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ شینا ایک طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے چیلنج کرنے والے انداز میں سامنے کھڑی تھی۔ عافیہ بوکھلا گئی۔ چپ، بس کرو نیہا، اس کا بیگ غلطی سے تمہیں لگا تھا۔ وہ دونوں کے بیچ میں جا کر کھڑی ہوئی۔ میں اس کی طرف سے معذرت کرتی ہوں۔ معذرت کرنے پر شینا نے اسے گھورا تھا، مگر وہ نظریں چراتی دونوں کو الگ کرنے لگی۔ اپنی حد میں رہا کرو شینا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، نیہا بپھری ہوئی سی بولی۔ شدید غصے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ چلو شینا، باہر چلیں، پلیز جھگڑا نہیں کرنا، ابھی کوئی آ جائے گا اور مسئلہ بن جائے گا۔ عافیہ کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی، جبکہ شینا ہنوز پرسکون کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عافیہ اسے کلاس سے باہر کھینچنے لگی۔ شینا ایک لمحے کے لیے نیہا کے سامنے جا کر رکی۔ آئندہ جب میں کلاس سے باہر جانے لگوں نا تو ایک سائڈ پر ہو جایا کرو، ورنہ اگلی بار یہ بیگ تمہارے سر پہ دے ماروں گی۔ شینا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد سی مسکراہٹ سے نوازتی نیہا کو بری طرح نروس کر گئی۔ الفاظ جیسے نیہا کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ شینا سکون سے چلتی باہر آ گئی۔ یہ کیا تھا شینا؟ پختہ روش پر باہر جاتے ہوئے عافیہ نے ناراضگی سے اپنی بیسٹی کو دیکھا، جو یوں چل رہی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا یار، تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ شینا نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ عافیہ نے نچلے ہونٹ کچلے، پھر تلخی سے اسے گھورا۔ کیا ضرورت تھی اسے الجھنے کی؟ اس نے ڈپٹ کر کہنا چاہا تو شینا جھنجھلا گئی۔ چہرے پر بیزاری امڑ آئی تھی۔ کم آن یار آفی، وہ کتنا کچھ بولتی ہے میرے بارے میں، کیسی کیسی باتیں کرتی ہے میری پیٹھ پیچھے، منہ پر کہنے کی کبھی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ وہ عافیہ پر ہی خفا ہوئی تھی۔ تمہیں تو سب پتہ ہے، انہی سب باتوں کی وجہ سے کلاس میں اسے کوئی پسند نہیں کرتا، تو تم نے جان بوجھ کر اسے بیگ مارا تھا۔ عافیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
वट एवर यार, वो कोई मर तो नहीं गई बैग लगने से। शीना चिड़ी गई थी, उसे बैग हल्का सा टच ही हुआ था बस। उसकी शाने बेनियाजी देखकर आफिया ने होंठ भींच लिए। वो ऐसी ही थी, मुंह फट मगर साफ दिल, दिल की बात को दिल में ना रखने वाली, डंके की चोट पर अपनी बात बोलने वाली, और बेहद खूबसूरत भी। शायद ये खूबसूरती थी या उसका आला ख़ानदान के लोग उसकी तल्ख और तुर्श बातें भी बर्दाश्त कर लेते थे। शीना दाऊद बिलाशुबा कॉलेज की हसीन तरीन लड़की थी। दोनों साथ चलती गेट से बाहर आईं। शीना ने नज़रें दौड़ाईं, उनकी गाड़ी मौजूद नहीं थी। उसने कोफ्त से होंठ काटे। रोज़ ही भाई स्याह बड़ी सी लैंड क्रूज़र में उसे लेने आ पहुंचते थे, मगर आज नहीं थे। उसे गुस्सा आया, मगर एक तरफ आफिया का भाई अपनी कम कीमत मामूली सी मेहरान गाड़ी लिए खड़ा था। तुम्हारे भैया आ गए हैं आफी, जाओ तुम। मेरे भाई साहब अभी तक गायब हैं, आने दो, इनकी क्लास तो मैं लेती हूँ। उसने जलकर दांत पीसे। आओ तुम भी हमारे साथ, आओ तुम भी मिल लो नोमान भाई से। आफिया ने उसका बाजू पकड़ा। नहीं आफी, तुम जाओ, वो तल्ख होकर बोली। उसे अपने भाई पे गुस्सा आ रहा था जो उसे अभी तक लेने नहीं आए थे। 15 मिनट ऊपर हो गए थे। मिल लो ना भाई से प्लीज़, आफिया ने इसरार किया। शीना लड़कों से हमेशा दूर ही रही थी। उसके सर्कल में लड़के लड़कों में दोस्ती आम थी, मगर शीना ऐसे झंझट में ना पड़ी थी और ना पढ़ना चाहती थी। नोमान पहला लड़का था जिससे उसकी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, वो भी आफिया की बदौलत। वो अपने भाई से शीना की दोस्ती करवा चुकी थी। कई बार मजाक मजाक में वो कहती रहती थी कि शीना की शादी अपने भाई से करवा कर रहेगी। शीना उसकी बात पर हंस देती थी। उसे आफिया बेहद अजीज थी, एक ही तो फ्रेंड थी उसकी। अच्छा चलो मिल लेते हैं नोमान साहब से। चंद लम्हे मुतज़ब्ज़ब रहने के बाद उसने आफिया की जिद के आगे हार मानी और उसकी कार की तरफ बढ़ी। सफ़ेद शर्ट और डार्क ग्रे पैंट में मलबूस वो कबूल सूरत नौजवान अपनी बहन के साथ उस लड़की को आता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उस्मान के जाने के बाद हसीब उठा और घर का जायजा लेने लगा। 3 कमरों, मुख्तसर से लॉन, ड्राइंग रूम और किचन पर मबनी ये खूबसूरत सा छोटा सा बंगलो था। एक रूम ऊपरी मंजिल पर था जहां खूबसूरत घूमती हुई रीलिंग वाली सीढ़ियां जाती थी। घर का एक मुख्तसर टूर करने के बाद वो होंठों पर मुस्कान सजाए किचन की तरफ आया। ये जगह उससे कई गुना बेहतर थी। वहाँ उसे रफ़ी के साथ रहना पड़ता था। घर छोड़ने के बाद रफ़ी से उसका ख़ास ताल्लुक़ बन गया था। वो दोनों सही मायनों में हम निवाला और हम प्याला बन गए थे। किचन में आकर उसने एक तरफ पड़े मीडियम साइज़ के फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो उसका मुंह बन गया। फ्रीज़र में किसी ने कुछ नहीं छोड़ा था। दूसरा दरवाज़ा खोलने पर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के टिन नज़र आए तो उसके मुंह के बिगड़े हुए जाविये कुछ बेहतर हुए। एक कोल्ड ड्रिंक खोलकर उसने मुंह से लगाई। एक घूंट भरकर उसने ड्रिंक को पलट कर देखा। जायका कुछ अजीब सा था, शायद एक्सपायर हो गई थी। उसने बेपरवाही से एक तरफ उछाल दिया उसे। वो कारपेट पर लुढ़क गई और कोल्ड ड्रिंक बहकर कारपेट में जज्ब होने लगी, मगर परवाह किसे थी। वो दूसरी ड्रिंक निकालकर मुंह से लगा चुका था और एक खिड़की खोलकर उसमें जा खड़ा हुआ था। जेब से फ़ोन निकालकर उसने किसी को कॉल मिलाई और ड्रिंक से एक बड़ा घूंट भरा। हेलो, मुझे आप ही के फ़ोन का इंतज़ार था। दूसरी तरफ से पीर असदुल्ला की सरसराती हुई सी आवाज़ सुनाई दी थी। अच्छा काम किया है आपने पीर साहब, आई एम वेरी हैप्पी, उसने सरसरी अंदाज में कहा और कोल्ड ड्रिंक मुंह से लगाया। इसका मतलब आपका काम हो गया है? असदुल्ला पुरजोश हुआ था। पूरा नहीं हुआ अभी। हसीब की गंभीर आवाज़ ने उसके जोश को काफ़ी हद तक ठंडा कर दिया था। लेकिन आपको बकिया के पैसे मिल जाएंगे, रूखे लहजे में बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। राह हमवार हो गई थी। वो चांद नुमा चेहरा उसका होने वाला था जिसे देखकर वो पहली बार ही मबहूत रह गया था। ये 2 हफ्ते पहले की बात थी जब उसका आमना सामना शॉपिंग मॉल में हुआ था। वो बहुत खूबसूरत, बेइंतहा शौक, डैशिंग लड़की थी। अपनी एक फ्रेंड के साथ आई थी और बहुत बोलती रही थी। हर चीज़ में नुक्स निकाल रही थी, कुछ की खूबियाँ बतला रही थी, कुछ चीज़ें कार्ट में डालकर कुछ को रिजेक्ट कर रही थी। हसीब सारा वक्त उसके करीब रहा था। वो शॉपिंग मॉल से चली गई, मगर हसीब के दिल की स्लेट पर अपना नाम पुख्ता स्याही से लिख गई। उसकी नींदें हराम हो गई थी और अब वो उसे हासिल करने के बहुत करीब था। आफिया के इसरार पर शीना उसके साथ उसके भाई नोमान की गाड़ी की तरफ आई थी, जहां वो गाड़ी से टेक लगाए अपनी निगाहें उस पर गाड़े खड़ा था। मजाल है जो पलकें तक झपकाई हों उसने।
उन गहरी निगाहों का मतलब शीना को समझ नहीं आता था, या वो लापरवाह ही इतनी थी। हेलो नोमान, ले जाओ इसको, बहुत सर खा लिया इसने मेरा। वो उसके करीब जाकर शरारत से मुस्कुराई और आफिया की तरफ इशारा किया। कॉलेज में शरारतें तुम करती हो, लड़कियों से पंगे तुम लेती हो और सर मैं खाती हूँ। आफिया उस पर बिगड़ी। नोमान उन्हें देखकर हनूज मुस्कुरा रहा था। शीना पे उसकी खास नज़र थी। इसे तो ले जाऊंगा मैं, मगर आप बताएं आप कैसी हैं? सरतापा उसे घूरते हुए दरियाफ्त किया। मैं तो वैसी ही हूँ जैसे रोज़ होती हूँ, बेमिसाल परी जमाल। एक शान से गर्दन अकड़ाकर उसने अपने बाल झटके। नोमान खफीफ सा हुआ, फिर हल्का सा हंसा। उसकी नज़रें मुत्तफिक थीं इस बात से, वो यकीनन ठिठका देने वाला हुस्न रखती थी। इतनी पुरएतमाद लड़कियां भी उसने कम ही देखी थी। चलें आपको भी मैं घर छोड़ आऊं, लगता है आपके भाई नहीं आए, रसान से कहता वो उसे ऑफर दे रहा था। शीना ने नफ़ी में सर हिलाकर उसकी उम्मीदों पर पानी उंडेल दिया। तुम दोनों जाओ, वो देखो दानिश भाई भी आ गए। दूर से अपनी स्याह लैंड क्रूज़र आती हुई उसे दिखाई दी थी। मैं भी चलती हूँ। हाँ, मेरी फ्रेंड का ख्याल रखना, इसे कुछ ना हो, नोमान से कहती उसने एक निगाह आफिया पर डाली। वाह, इतना प्यार, इतना ख्याल है आपको अपनी फ्रेंड का जो बार बार ताकीद कर रही हैं। नोमान शौक हुआ तो शीना ने उन दोनों को घूरा। ख्याल की बात नहीं है, अगले हफ्ते से स्पोर्ट्स वीक शुरू होने वाला है। मैं नहीं चाहती कि इसको कुछ और मैं बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने से ही महरूम हो जाऊं। उसकी बात सुनकर आफिया का चेहरा बिगड़ने लगा। शीना को हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। नोमान भी मुस्कुराहट दबा रहा था। हाँ, तुम्हें मेरी परवाह कब से होने लगी? एक नंबर की खुदगर्ज बेहिस लड़की हो तुम। आफिया ने चेहरा फुला लिया तो शीना उसे पिचकारने लगी। उसे आफिया को सताने में बड़ा मज़ा आता था। अब ऐसा भी नहीं है यार, मैं टूर्नामेंट जीतना चाहती हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीतना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं खेलोगी तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खेल के। वो शरारती मुस्कुराहट लिए बोल रही थी और आफिया हनूज खफा थी उससे। तुम मेरे बगैर खेल लोगी? आफिया ने खफगी और उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए सवाल किया। अंदाज ऐसा था जैसे जवाब हर सूरत ना में सुनना चाहती हो। शीना के हवाले से वो बहुत पॉजिटिव थी। हाँ, खेल तो लूँगी, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो तुम्हारे साथ खेलने में आता है आफी, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो आफिया का चेहरा उतर गया, खफगी गहरी हुई। शीना, अगर मैं नहीं खेली तो तुम भी नहीं खेलोगी, ठीक? उसने जैसे यकीन दहानी चाही। शीना के होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। अच्छा बाबा, नहीं खेलूंगी तुम्हारे बगैर, अब जाओ। उन दोनों को खुदा हाफिज कहती वो अपनी गाड़ी की तरफ आई, जहां दानिश भाई फ्रंट सीट पर बैठे मोबाइल में न जाने क्या खोज रहे थे। सलाम करके वो धम से साथ वाली सीट पर बैठ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। पीछे वाली सीट पर बैठो, आगे क्यों बैठ रही हो? दानिश ने उसे घूरा, मगर वो अनसुनी करके सीट बेल्ट लगाने लगी। अब तो मैं बैठ गई हूँ, अब उठकर पीछे जाने से तो रही। आप ये बताएं कि आप इतना लेट क्यों हो गए? वो तेवरी चढ़ाकर दानिश पर बिगड़ी। दानिश उससे 2 साल ही बड़ा था और दोनों में खूब बेतकल्लुफ़ी थी। सबसे बड़ा भाई इदरीस था, जिसकी शादी हो चुकी थी और एक बेटी का बाप भी वो बन चुका था। सेठ उस्मान दाऊद की कुल मिलाकर यही 3 औलादें थीं। शीना सबसे कम उम्र और सबसे लाडली थी। मम्मा बाबा की तो उसमें जान अटकी रहती थी। उस्मान दाऊद प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर थे। उनका शुमार शहर के सरकर्दा कारोबारी शख्सियात में होता था। इदरीस भाई भी बड़े और खामोश तबाह थे। सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ उसकी दानिश से ही होती थी। अब भी वो उसे लेट आ जाने पर खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। मम्मा ने मार्केट भेजा था शीना, कुछ मंगवाया था उन्होंने, इसलिए देर हो गई। और इतनी भी देर नहीं हुई कि तुम मुंह बनाकर बैठ जाओ। अब अपना मूड ठीक करो। उसने शीना के चेहरे पर सजे हुसीले तासुरात को देखकर मुंह बनाया था। क्या मंगवाया है मम्मा ने? उसे तजस्सुस हुआ तो दानिश से दरियाफ्त किया। खुद ही देख लो पिछली सीट पर, वो ड्राइविंग करते हुए बोला। गाड़ी घर की सिमत जा रही थी। शीना ने दोनों सीटों के दरमियान से पीछे देखा। कुछ पैकेट्स पड़े थे, सैंडविचेस, कुकीज़ और बर्गर्स, पता नहीं क्या क्या। उसे हैरत हुई, ये क्या है? क्यों मंगवाई हैं मम्मा ने ये सारी चीज़ें? कोई आ रहा है क्या? उलझकर उसने दानिश से सवाल किया तो वो मुस्कुराने लगा। शीना झुंझला गई। क्या दांत दिखा रहे हो? बताओ ना, कोई आ रहा है? उसने गुस्से से बिगड़ कर पूछा। वो फिर भी ढीठ बनकर मुस्कुराता रहा। शमसा खाला आ रही हैं, साथ उनका बेटा भी, फैजान। उसने लंबी सांस ली। क्यों? उसके सवाल पर दानिश के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। तुम्हें लेने आ रहे हैं वो?
مسکراتے ہوئے شینا کے چہرے پر وہ ابھرتی سرخی کو دیکھنے لگا۔ اس کے گال تمتمائے تھے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ غرائی تو دانش نے کاندھے اچکا دیے۔ مطلب تو تمہیں گھر جا کر ہی معلوم ہوگا، وہ بے نیازی سے بولا تو شینا نے بمشکل خود کو اس کا منہ نوچنے سے روکا، ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ وہ مسکرا کر اسے جلا رہا تھا اور ساتھ کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے باہر دیکھنے لگی گاڑی سے۔ نہ جانے کتنی دیر بیت چکی تھی۔ دلہن کے لباس اور میک اپ سے نجات پانے کے بعد وہ بڑے سے کاؤچ نما صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ ابھی تک کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ مجھے یہاں ڈال کر بھول تو نہیں گئے یہ سب لوگ؟ اس نے سوچا اور پھر سر جھٹکا۔ دن بھر کے ہنگاموں سے اسے بے حد تھکن ہو رہی تھی۔ آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ باہر سے آتی آوازیں بھی اب مدھم پڑھتے پڑھتے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ کئی گاڑیاں سٹارٹ ہوئی تھیں، شاید سب لوگ چلے گئے تھے۔ اس پر غنودگی سی طاری ہوئی تو وہ کاؤچ پر ہی دراز ہو گئی اور یاسیت سے چھت کو گھورنے لگی۔ ذہن میں خیالات کی خود بد چل رہی تھی۔ بے انتہا غم و غصہ اور کرب تھا جو اس کے وجود میں سر اٹھانے لگا۔ بابا کا رویہ، مما کے آنسو اور بھائیوں کی چپ، سب معنی خیز تھے۔ سب نے مل کر اس کے خلاف سازش کی تھی اور اسے ایک انجان شخص سے بیاہ دیا تھا جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آنے لگیں۔ وہ بہت کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ کبھی اس نے اپنی ہار اور خود پر جبر قبول نہیں کیے تھے۔ اس کی زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں اس کی رضا شامل ہی نہ تھی۔ وہ کیوں کر اسے قبول کر لیتی؟ کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، اسے سردی محسوس ہوئی۔ چند لمحے اس نے دانت پر دانت جما کر اور آنکھیں موند کر برداشت کرنے کی کوشش کی اور پھر اٹھ بیٹھی۔ اے سی کی کولنگ کو کم کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھی جہاں ریموٹ پڑا تھا۔ ابھی کمرے کے وسط میں پہنچی تھی کہ اسے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شاید کوئی آ رہا تھا۔ اس کے اعصاب تن گئے اور دل بے طرح سے دھڑکنے لگا۔